स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नॉलेज हब में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो क्योंकि कोविड का केसेस 3 लाख से ज़्यादा अब आ रहे हैं, तो आप अपने घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। इसी नोट के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो सबसे पहले है बेल ऑफ आर्म्स। तो ये जो बेल ऑफ आर्म्स है, ये होता क्या है? तो बेल ऑफ आर्म्स जो है, वो एक स्टोर रूम होता है। ये एक स्टोर रूम होता है जहाँ पे हमारे वेपन्स रखे जाते हैं। जहाँ पे हमारे वेपन्स रखे जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेल ऑफ आर्म्स। फिर दूसरा जो है हमारा म्यूटिनी। अब हम म्यूटिनी किसको बोलते हैं? सो जब कलेक्टिव डिसोबीडियंस हो जाता है, कलेक्टिव डिसोबीडियंस इन द सेंस, जब हमारे आर्मी के अंदर आर्मी के कुछ जवान रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है? आर्मी के अंदर रह के, तो उसको हम क्या बोल देंगे? म्यूटिनी बोलेंगे, ठीक है? और रिवॉल्ट कब होगा? जब कुछ लोग, ठीक है? जब कुछ लोग जो जब अगेंस्ट हो जाते हैं जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी है, मतलब जो अभी प्रेज़ेंट में जो सरकार हमारे ऊपर रूल कर रही है, जब उसके अगेंस्ट हम लोग हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्ट। और रिवॉल्ट और रिबेलियन दोनों सेम वर्ड है, ठीक है? तो जब हम अगेंस्ट हो जाते हैं अपने एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के अगेंस्ट, मतलब जो हमारा एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी है पावर में, उसके अगेंस्ट जब हम हो जाएँ, तो वो हमारा रिवॉल्ट हो गया। नाउ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस फिगर को देख लें। ये है हमारे बहादुर शाह जफर, ठीक है? ये जो थे, ये दिल्ली से लीडर थे, ठीक है? और इनके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी है जो मैं चाहूँगा कि आप उस स्टोरी को समझें अच्छे से, कि कैसे ये लीडर बनते हैं रिवॉल्ट के, ठीक है? दिल्ली साइड से। तो सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होती है 10 मई को, ठीक है? 10 मई को ये स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है? जब सिपाही जो हैं मेरठ मेरठ के कैंटोनमेंट में, ठीक है? वो म्यूटिनी म्यूटिनी हो जाती है, ठीक है? मेरठ के कैंटोनमेंट में क्या हो जाता है? म्यूटिनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे म्यूटिनी स्टार्ट हो जाती है। और ऑर्डिनरी पीपल जो है आसपास के आपके सराउंडिंग विलेजेस से जॉइन कर जाते हैं इन सिपाहीज़ को, ठीक है? ये जो सिपाही हैं जो म्यूटिनी जहाँ होती है, मतलब मेरठ में जो म्यूटिनी होती है, इन सिपाहीज़ को आम इंसान जॉइन कर लेते हैं आस-पास के गाँवों से, ठीक है? तो सबसे पहले सिपाही क्या करते हैं, जब ये म्यूटिनी होता है तो ये कैप्चर करते हैं बेल ऑफ आर्म्स को, सबसे पहले कैप्चर करते हैं, ठीक है? बेल ऑफ आर्म्स को सबसे पहले कैप्चर करते हैं ताकि हथियार इन्हें मिल जाए, ताकि अपने जो सीनियर्स हैं उनसे ये सब फाइट कर सके। बाकी सब जो ब्रिटिशर्स के लॉयल हैं, जो भी आर्म फोर्सेस में जो लॉयल ग्रुप हैं, उनसे लड़ सकें, ठीक है? तो सिपाही सबसे पहले इस वजह से बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर करते हैं। फिर उसके बाद जो है ताकि वहाँ से आर्म्स एंड एम्यूनेशन को ले सकें, ठीक है? फिर वो अटैक करते थे जितने भी व्हाइट पीपल थे, व्हाइट पीपल इन द सेंस जितने भी ब्रिटिशर्स थे, व्हाइट मैन, उन पे अटैक करते हैं। फिर उसके बाद जितना भी बंगलोज़ हैं, प्रॉपर्टी है उनकी, सबको वो लोग डिस्ट्रॉय करते थे, जलाते थे, ठीक है? तो ये करते थे। फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे आपका रिकॉर्ड ऑफिस हो गया, कोर्ट हो गया, फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, ट्रेज़री हो गया, ये सबको वो लोग डिस्ट्रॉय करते थे या तो प्लंडर करते थे। प्लंडर यानी लूट लेते थे या फिर डिस्ट्रॉय कर लेते थे। और टेलीग्राफ लाइन को ये लोग कट कर देते थे, ठीक है? स्पेशली दिल्ली वाला टेलीग्राफ लाइन को कट कर देते थे ताकि ये लोग कहीं से हेल्प ना माँग सकें। और जैसे ही जो जब 10 मई को ये म्यूटिनी होती है मेरठ के कैंटोनमेंट में और इसको जॉइन कर लिया जाता है आम इंसान के द्वारा, मतलब जो आम लोग थे आस-पास के गाँवों से। और तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसी दिन 10 मई के रात को ये लोग चले जाते हैं दिल्ली के लिए, मतलब दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं ये लोग, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि 11 मई को ये लोग 11 मई को अराइव कर जाते हैं रेड फोर्ट पे, ठीक है? रेड फोर्ट जो था हमारा, उस पे अराइव करते हैं। कब? 11 मई को। 11 मई को रेड फोर्ट पे अराइव करते हैं। और उस टाइम महीना कौन-सा चल रहा था? रमज़ान का महीना चल रहा था, ठीक है? और जो मुगल एम्परर थे हमारे उस टाइम कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र थे, ठीक है? तो बहादुर शाह ज़फ़र ने अपना प्रेयर ख़त्म किया था उस टाइम, और वो खाना खा के उठे थे, ठीक है? क्योंकि उनका अब जो जैसे हमें पता है कि रमज़ान के महीने में क्या होता है, जो मुस्लिम्स हैं वो फ़ास्ट करते हैं, जैसे ही सूरज उगता है। तो क्योंकि उनको फ़ास्ट करना था तो इस वज़ह से वो सूरज उगने से पहले प्रेयर कर चुके थे वो, और अपना मील जो है खाना, मतलब वो ख़त्म कर चुके थे, ठीक है? ताकि सन रोज़ हो तो उसके बाद वो फ़ास्ट अपना बिगिन कर सकें।
तभी उनको सुनाई देती है कि जो बहादुर शाह जफ़र रहते हैं, जो मुगल एम्परर रहते हैं, उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं उनके गेट के पास, ठीक है? और और जो सिपाहीज़ हैं, जो आए रहते हैं हमारे कहाँ से? मेरठ से, वो उनको इन्फॉर्म करते हैं सारे मैटर को, ठीक है? क्या-क्या हो रहा है मेरठ में, ठीक है? क्यों वहाँ पे म्यूटनी हुआ, वो सब चीज़ वो बताते हैं और वो इमीडिएट कॉज़ को भी बताते हैं, काऊ एंड पिग फैट कार्ट्रिजेस का यूज़ के कारण। मतलब जो बेसिकली जो म्यूटनी हुआ, इसमें तब ये स्टार्ट हुआ जब काऊ एंड पिग वाला मैटर हुआ। मतलब काऊ एंड पिग वाला मैटर कब राइज़ होता है? जब मंगल पांडे जो थे उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। मंगल पांडे जो हैं वो सबसे पहले इसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, लेकिन उनको क्या किया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। जिससे क्या होता है? उनके जो दोस्त हैं और भी जो लोग हैं, जो भी सिपाही लाइन में थे, उनको प्रेरणा मिलती है और वो जो है ये म्यूटनी करते हैं, ठीक है? तो ये मेन कॉज़ था, इमीडिएट कॉज़ था जिसके बाद ये पूरी म्यूटनी ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? और वो लोग ये भी इन्फॉर्म किए हैं बहादुर शाह ज़फ़र को कि वो लोग दिल्ली को जो है आज़ाद कर लिए हैं, दिल्ली को वो लोग फ्री कर लिए हैं और वो बहादुर शाह ज़फ़र के पास आए हैं ताकि उनकी ब्लेसिंग्स ले सकें और उनको लीडर बनाएँ ये रिवॉल्ट के, ठीक है? वो चाहते थे जो रिवॉल्ट वो लोग आए थे म्यूटिनियर फ्रॉम मेरठ क्योंकि अब ये जो म्यूटनी था, ये रिवॉल्ट का फॉर्म ले लिया था, तो इस वजह से वो आए थे बहादुर शाह ज़फ़र के पास और बोले थे कि आप हमें अपनी आशीर्वाद दीजिए और आप हमारे जो है लीडर बन जाइए, ठीक है? और बहादुर शाह ज़फ़र के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो क्या करते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स तो ग्रांट करते ही हैं और उनके प्रपोज़ल को भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमको लीडर बनना है रिवॉल्ट का, ठीक है? तो उनका प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट हो जाता है इस तरह और इस तरह जो है बहादुर शाह ज़फ़र जो है लीडर बन जाते हैं फ्रॉम द दिल्ली साइड, ठीक है? क्योंकि वो प्रपोज़ल उनका एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स भी दे देते हैं, ठीक है? अब जहाँ कहीं भी म्यूटनी होती है, तो वहाँ कुछ सीक्वेंस वाइज़ होता है, ठीक है? जैसे कोई भी म्यूटनी होती थी कहीं पे भी, तो एक सीक्वेंस में होती थी, एक प्लानिंग के साथ होती थी। तो वो प्लानिंग क्या था, अब हम वो देखने जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे ही म्यूटनी का बात फैलता था एक सिपाही लाइन से दूसरे सिपाही लाइन में, तो दूसरे सिपाही लाइन वाले जो जितने भी सिपाही रहते थे दूसरे सिपाही लाइन में, वो अपने बंदूकें उठा लेते थे, बोलते थे, "चलो अब हम लोग भी म्यूटनी करते हैं।" लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता था। ये लोग पहले प्लानिंग करते थे म्यूटनी करने से पहले। तो सबसे पहले क्या था कि उनको इवनिंग का एक फायरिंग गन का आवाज़ सुनाया जाता था। वो सिग्नल रहता था कि आपको म्यूटनी इस टाइम स्टार्ट कर देना है, ठीक है? जब ये आवाज़ आती थी शाम को गन की आवाज़ आती थी, तो इसका मतलब ये इशारा था सिपाहीज़ के लिए कि आपको अब म्यूटनी स्टार्ट कर देना है। फिर दूसरा जो है, या तो ये आपका इवनिंग का गन का साउंड सुनाई देगा या फिर एक ब्रिगुल का आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है? बगल मतलब वही ब्रिगुल का आवाज़ सुनाई देगा, जिसका मतलब ये है कि आपको म्यूटनी को जो है स्टार्ट कर देना है। दूसरा जो है, अब ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गन का आवाज़ सुन लिए, ठीक है? या बिगुल का आवाज़ सुन लिए, तो म्यूटनी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेल ऑफ आर्म्स है, बेल ऑफ आर्म्स यानी जहाँ पे भी हथियार रखे रहते हैं, उसको ये लोग लूटते थे। अरे भाई, हथियार लूटेंगे तभी तो सबको मारेंगे, तो इस वजह से वो लोग हथियार को सबसे पहले लूटते थे। उसके बाद क्या करते थे, जो भी ट्रेज़री थी, ट्रेज़री यानी जहाँ पे भी पैसा रखा रहता था या सोना-चांदी जो भी रखा रहता था, उसको फिर ये लोग लूटते थे। और इसके बाद वो लोग क्या करते थे, ये लोग अटैक करते थे सीधे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ये लोग सीधे अटैक करते थे, ठीक है? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे आपके जेल हो गए, ट्रेज़री हो गया, फिर टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, रिकॉर्ड रूम हो गया, ठीक है? तो हर चीज़ को ये अटैक करते थे, ठीक है? जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रहते थे और यही नहीं, हर एक वो शख्स जो कनेक्टेड रहता था व्हाइट मैन से, ठीक है? वो उन वो सारे शख्स जो हैं इनके टारगेट बन जाते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद ये लोग प्रोक्लेमेशन जारी करते थे हिंदी, उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में और बोलते थे कि हमें जो है यूनाइट होना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम दोनों को यूनाइट होना पड़ेगा ताकि इन फिरंगीज़ को हम बाहर निकाल सकें। फिरंगीज़ किसको बोला गया? ब्रिटिशर्स को, ठीक है? और जैसे-जैसे आम लोग जुड़ते गए इस रिवॉल्ट में, वैसे-वैसे ये अटैक्स जो है और बढ़ते गए, ठीक है? जैसे मेजर टाउन्स थे, जैसे लखनऊ हो गए, आपके कानपुर हो गए, बरेली हो गए, ये जो है उस टाइम के मेजर टाउन्स थे। तो यहाँ पे जो है
क्या होने लगा, जो मनी लेंडर्स थे, जो शुद्ध पे पैसा देते थे, वो और फिर जो भी अमीर लोग रहते थे, वो टारगेट बनने लगे इन रिवॉल्टर्स के, ठीक है? तो इनको भी वो लोग अटैक करने लगे, ठीक है? और जो म्यूटनी था सिपाही रैंक में, वो बहुत ही कम टाइम में एक रिबेलियन का फॉर्म ले लिया। मतलब जो म्यूटनी था पहले, सबसे पहले तो म्यूटनी था किसके लिए? हमारा इनफिल्ड राइफल के लिए, जिसमें कार्ट्रिजेस भरा रहता था फैट और काऊ का, तो उसके लिए म्यूटनी हुआ था। लेकिन अब ये क्या ले लिया है, अब ये रिवॉल्ट का फॉर्म ले लिया या रिबेल का फॉर्म ले लिया, यूँ कह लें, ठीक है? तो दोनों टर्म सेम है, मैंने बताया था आपको रिवॉल्ट या रिबेल, तो दोनों टर्म सेम है, तो वही है। ये जो म्यूटनी स्टार्ट हुई थी, अब ये रिबेलियन का फॉर्म ले लिया। और मई और जून के महीने में उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स के पास जो है कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है, इन रिबेल्स का। और यहाँ तक कि जो इंडिविजुअल ब्रिटेन्स हैं, जो आम ब्रिटिशर्स थे, जो सिर्फ काम करने आए थे ब्रिटेन से यहाँ पे, वो अपने लाइफ के लिए और अपने परिवार के लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो गए, और वो चाहते थे कि वो किसी तरह अपने और अपने परिवार के ज़िंदगी को बचाएं। और ब्रिटिश रूल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोलैप्स कर रहा था वो, जैसे कि कार्ड कार्ड का जो हम घर बनाते हैं, जो कार्ड रहता है, कार्ड्स का जब हम घर बनाते हैं तो उसको कोई कैसे आके गिरा देता है, उसी तरह लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स ने जो एक कार्ड का घर बनाया था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उसको ये रिवॉल्ट जो है आके एकदम गिरा दिया है। तो वैसा ये लग रहा था, ठीक है? अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन। एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इसमें बेसिकली ये है कि कैसे ये लोग आपस में बातचीत करते थे। मतलब रिवॉल्ट होता था तो था, लेकिन कैसे वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ठीक है, तो ये सब कैसे होता था, कैसे आपस में ये लोग बातचीत करते थे। तो सबसे पहले एक हमारे पास एविडेंस है जिसमें 7th अवध इर्रेगुलर कैवलरी, ये एक रेजिमेंट का नाम है, ठीक है? ये लेटर लिखती है 48 नेटिव इन्फेंट्री को, और उसमें ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये लोग जो है क्या कर 7th अवध इर्रेगुलर कैवलरी लेटर लिखती है 48 इन्फेंट्री को कि इन लोगों ने एक नया जो कार्ट्रिजेस है उसको लेने से रिफ्यूज कर दिया है मई के महीने में, अर्ली इन मई में। और फिर 48 नेटिव इन्फेंट्री को वो लोग ये लिखते हैं कि उन्होंने अपने धर्म के लिए ऐसा किया, और अब 48 इन नेटिव इन्फेंट्री का ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक लेटर का कुछ अंश है, एक जो एविडेंस के फॉर्म में हमारे बुक में दिया हुआ है। ये पहला जो है आपका, ये पहला आपका एविडेंस है। दूसरा एविडेंस क्या है? एक फ्रांकोइस सिस्टीन है, उनका रिपोर्ट है, जिसमें ये सजेस्ट किया गया है कि जो सिपॉइज हैं, वो अपने में पूछा करते थे जब भी वो कहीं, मतलब जैसे मान लीजिए आप मेरठ में हैं, ठीक है? और आपके पास आगरा का कोई सिपाही आता है, ठीक है? तो आगरा का सिपाही आ गया, या फिर मेरठ का ही सिपाही आगरा चला जाता है, आगरा के कैंटोनमेंट में, तो वहाँ पे जो आगरा का सिपाही है वो उससे पूछेगा कि भाई मेरठ में जो म्यूटनी हो रही है वो कहाँ तक पहुँची, ठीक है? तो इस तरह से वो अपने आप मतलब जब वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, तो न्यूज़ शेयर करते थे हर जगह की, ठीक है? जहाँ से वो बिलॉन्ग करते थे स्पेशली, ठीक है? तो ये फ्रैंकोइस सिस्टीन के रिपोर्ट में ये बताया गया है, ठीक है? कि सजेस्टेड दैट द सिपाही यूज्ड टू आस्क अमंग देमसेल्फ अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द म्यूटिनी, एंड आल्सो दे यूज्ड टू शेयर द न्यूज़ विद ईच अदर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस व्हेनेवर द सिपाही ऑफ डिफरेंट कैंटोनमेंट और प्लेसेस यूज्ड टू मीट, ठीक है? तो ये होता था। दूसरा जो है दूसरा ये फिनिश हो गया फ्रैंकोइस सिस्टीन। तीसरा जो है हमारा कलेक्टिव डिसीजन। इसमें क्या है कि जब भी, अब देखिए, अब सिपाहीज़ भी क्या है कि आम इंसान है, उनमें भी डिस्प्यूट हो जाता था कभी-कभी, उनमें भी लड़ाई हो जाती थी। तो वो कैसे सॉल्व करते थे अपने लड़ाई को? वो लोकल पंचायत के ज़रिए सॉल्व करते थे, ठीक है? जो लोकल पंचायत रहता था वो उनका डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करवाता था, ठीक है? जैसे कि हम कैप्टन हर्सी के केस में देख सकते हैं। कैप्टन हर्सी जो है एक आपके कह सकते हैं कि इस पर्सन को, कैप्टन हर्सी को, कुछ जो है रिवॉल्टर्स जो है पकड़ लिए थे, ठीक है? और तो कुछ इसमें से क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे आप, जो ये पर्टिकुलर रेजिमेंट जो ये कैप्टन हर्सी को पकड़े थे, उसमें से आधा बोल रहे थे इसको मार दिया जाए, आधा बोल रहे थे नहीं इसको छोड़ दिया जाए। तो लेकिन ये इस इनका जो फेथ का डिसीजन कौन लिया है? लोकल पंचायत लिया। ये लोग गए लोकल पंचायत के पास, और लोकल पंचायत ने जैसा बोला वैसा ही वो लोग कैप्टन हर्सी के साथ किए थे।
और बाद में क्योंकि कैप्टन हर्सी को छोड़ दिया गया था, तो कैप्टन हर्सी का जो है रिपोर्ट पब्लिश किया गया था बाय द चार्ल्स चार्ल्स बॉल। तो ये यही चार्ल्स बॉल के रिपोर्ट में हमें ये मिलता है कि लोकल पंचायत जो है डिसीजन लेते थे जब भी आपस में इनका डिस्प्यूट हो जाता था तो, ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत सारे लेटर फाउंड किए गए हैं जो ये सजेस्ट करता है कि ये लोग आपस में बात करते थे और सबका जो है पैटर्न सेम था, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे पास एविडेंस जिसमें ये पता चलता है कि ये आपस में कम्युनिकेट भी करते थे। नाउ नेक्स्ट इज लीडर्स कौन-कौन थे हमारे अलग-अलग प्लेसेस के, ठीक है? रिवॉल्ट के जो लीडर्स जो थे कौन-कौन थे अलग-अलग प्लेसेस से। तो सबसे पहले दिल्ली से अगर हम देखें तो हमारे थे बहादुर शाह जफर, ठीक है? कानपुर से थे नाना साहिब, ठीक है? ये पेशवा बाजीराव के 2 के सक्सेसर थे। इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से इनको ब्रिटिशर्स ने हटा दिया था, ठीक है? तो नाना साहेब रिवॉल्ट में शामिल हो गए फिर। ठीक है, तो कानपुर से नाना साहब थे, फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और फिर आरा बिहार से कुंवर सिंह थे, जो कि एक लोकल जमींदार थे। फिर अवध से नवाब वाजिद अली शाह थे, ठीक है? इनको हटा दिया गया था। धीरे-धीरे इनका हम प्रोसेस देखेंगे, अवध को कैसे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया था, आगे हम देखेंगे। फिर है हमारा लखनऊ, लखनऊ से कौन था? ब्रिटिश कदर थे। फिर उसके बाद बरौत, उत्तर प्रदेश से कौन था? शाहमल। फिर उसके बाद एक ट्राइबल कम्युनिटी था इन द सिंगमम डिस्ट्रिक्ट इन छोटा नागपुर, ठीक है। और ये ट्राइबल कम्युनिटी का नाम था द कोल ट्राइब, ठीक है, KOL कोल ट्राइब, ठीक है, ये कोल ट्राइब थे, ठीक है। और इनका लीडर कौन था? गुन्नो नाम था, गुन्नो उनका। फिर एक और था कि 22nd नेटिव इन्फेंट्री, ये जो है एक रेजिमेंट का नाम है। तो ये इस रेजिमेंट का कौन लीडर था? तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनको डंका शाह के नाम से भी बोला जाता था। डंका शाह के नाम से भी ये फेमस थे। और ये बैटल ऑफ चिन्हट में फॉट किए थे अगेंस्ट हेनरी लॉरेंस। और यही नहीं, ये इन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया भी था इस बैटल में, उन्होंने हेनरी लॉरेंस को हराया भी था। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्या र्यूमर्स फैले थे, ठीक है? र्यूमर्स और क्या प्रेडिक्शंस फैले थे पूरे इंडिया में, ठीक है? जिसके कारण मेनली रिवॉल्ट हुआ, मतलब मेन इमीडिएट कॉज बना। तो सबसे पहला जो इनफील्ड राइफल का था कि जो इनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिजेस थे, जो कारतूस थे, वो काऊ और पिग के फैट से बना हुआ है। ये र्यूमर्स फैला हुआ था, सबसे पहला और मेन र्यूमर ये था। दूसरा र्यूमर ये था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है कि जो हमारा आटा है, जो जिसको इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं, FLOUR फ्लावर बोलते हैं, उसमें मिक्स कर दिया है काऊ और पिग के बोन डस्ट को, यानी दोनों के बोन का एकदम चूरन टाइप का बना के उसको वो लोग क्या किए हैं, काऊ और पिग के बोन्स को चूरन बना के हमारे आटे में मिला दिए हैं, ताकि वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर सके और हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके, ठीक है? तो ये फैला था दूसरा। तीसरा ये फैला था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये प्रिडिक्शन था, ठीक है? ये तीसरा वाला प्रिडिक्शन था। और क्या प्रिडिक्शन था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें बैटल ऑफ प्लेसी के टाइम से वो लोग हमें रूल कर रहे हैं, ठीक है? बैटल ऑफ प्लेसी कब हुआ था? 23 जून 1757, जिसके बाद ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है? तो क्योंकि उसका 1 सेंचुरी खत्म होगा, मतलब 1 सेंचुरी खत्म होगा, इस वजह से अब जो है वो 23 जून 1857 को हमें छोड़ के चले जाएँगे, ठीक है? यानी 1 सेंचुरी खत्म हो जाएगा, इस वजह से हमें बैटल ऑफ प्लेसी का, इस वजह से वो हमें छोड़ के चले जाएँगे, मतलब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले जाएँगे, ये तीसरा फैला था। कि चपाती का यूज़ किया जाता था विलेज टू विलेज, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और इसका यूज़ किया जाता था एज़ अ टैबलेट, ठीक है? मतलब उसका टैबलेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता था, ताकि कोई सीक्रेट मैसेज को डिलीवर किया जा सके। मतलब वो जो चपाती था उसमें कुछ मैसेज था, ठीक है? कुछ मैसेज बनाया रहता था, चपाती में कुछ लिखा जाता था और उसका टैबलेट के फॉर्म में मैसेज को डिलीवर किया जाता था। ऐसा र्यूमर फैला था, ठीक है? 5वां 5वां रूमर ये फैला था कि जो वेस्टर्न कल्चर जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर जो 1820s में हुआ था, मतलब वेस्टर्न कल्चर को जब इंडिया में लाया गया था, किसके द्वारा? विलियम बेंट्रिक के द्वारा। स्पेशली जो हमारा था वेस्टर्न एजुकेशन और रेलवे और टेलीग्राफ, ये सब जो लाया गया था, ठीक है, बाय विलियम बेंट्रिक्स, ये सीन किया गया था कि ये इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाया गया था। हर एक कॉमन इंडियन यही सोचा था कि जो वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में थोपा जा रहा है,
1820s में लाया गया था विलियम बेंट्रिक के द्वारा, ये हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाया जा रहा है। तो ये आखिरी रूमर फैला था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब्सिडरी अलायंस, ठीक है? अब बेसिकली अब हम अवध के बारे में देखेंगे कि कैसे ये लोग चालाकी से अवध को कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहले अवध को समझने से पहले कि अवध को कैसे कैप्चर किए, उसको समझने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा सब्सिडरी अलायंस है क्या? तो सब्सिडरी अलायंस जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द लॉर्ड वेल्सली, ठीक है? 1798 में, ठीक है? लॉर्ड वेल्सली इसको लाए थे 1798 में। और इसमें क्या था कि जो भी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको कुछ टर्म उन उन सभी को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मानना पड़ता है, ठीक है? ब्रिटिशर्स का। तो सबसे पहला क्या है टर्म एंड कंडीशन की जो ब्रिटिशर हैं, ठीक है? वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट टू देयर पावर। यानी जो भी आपका सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया है, उसको ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेंगे। वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो एक्सटर्नल, चाहे वो बाहर से हो, चाहे वो अंदर से हो, मतलब कहीं से भी अटैक हो, तो ब्रिटिशर उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा था कि इन द टेरिटरी ऑफ अलाई अ ब्रिटिश आर्म कंटीजेंट वुड बी स्टेशन। यानी ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अपना जो है आर्म फोर्सेस को रखेंगे, ठीक है? अपने आर्म फोर्सेस को वहां पे भेजेंगे, ठीक है? तो ये दूसरा टर्म था। तीसरा था कि अलाई हैड टू शेयर हिज रिसोर्सेस टू द ब्रिटिशर्स फॉर मेंटेनिंग कंटीजेंट। और जो अलाई है, मतलब जिसने साइन किया है इसको, उसको जो है ब्रिटिशर्स को जो है कुछ रिसोर्सेस शेयर करना पड़ेगा। रिसोर्सेज इन द सेंस कुछ पैसा शेयर करना पड़ेगा, कुछ भी चीज शेयर करना पड़ेगा। रिसोर्सेज जैसे सोना चांदी हो गया, कुछ भी शेयर करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, ताकि वो जो कंटीजेंट को वो प्लेस किए हैं उनके उनके मतलब टेरिटरी के अंदर, उसको वो मेंटेन कर सके, ठीक है? और जब ये अपने कंटीजेंट को प्लेस कर रहे हैं, इनका इसका मतलब ये है, ब्रिटिश कंटीजेंट जब प्लेस हो रहा है दूसरे जो अलाई साइन कर रहा है सब्सिडरी अलायंस उसके टेरिटरी में, इसका मतलब ये है कि जो उनका आर्मी है, जो जैसे मान लीजिए अवध है, अवध साइन करता है हमारा सब्सिडरी अलायंस, तो क्या होता है कि अब अवध का जो भी अटैक होगा, बाहर से हो या अंदर से हो, उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर सब जिम्मेदार होंगे। दूसरा जो है अब क्या हो गया कि जो अवध का अपना आर्मी है वो हट जाएगा, ठीक है? अवध की आर्मी हट जाएगी और उसके बदले में ब्रिटिशर अपने आर्मी रखेंगे, ठीक है? और तीसरा, अवध क्या करेगा, अब कुछ रिसोर्सेस शेयर करेगा ब्रिटिशर्स के साथ। रिसोर्सेज शेयर करेगा इन द सेंस कुछ पैसे देंगे या फिर सोना चांदी कुछ भी दे सकते हैं वो लोग, जमीन वमीन कुछ भी दे सकते हैं। मतलब वो कुछ भी होना चाहिए, बस रिसोर्सेज उनको देना होगा, ताकि ब्रिटिशर्स जो है उनके कंटीजेंट, मतलब अपने कंटीजेंट जो वो प्लेस किए हैं अवध में, तो उसको जो है मेंटेन कर सके, ठीक है? और चौथा जो है, अलाई जो है कभी भी लड़ाई पे नहीं जा सकते। मतलब जो जिसने साइन किया है सब्सिडरी अलायंस को, वो कभी भी लड़ाई पे नहीं जा सकते बिना ब्रिटिशर्स के परमिशन के। तो ये आखिरी था टर्म जो कि हमारा था सब्सिडरी अलायंस के अंदर। अब आगे देखते हैं कि अवध को कैसे ये लोग अनेक्स करते हैं। अनेक्स इन द सेंस कैसे कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1851 में एक स्टेटमेंट आता है। 1851 में जो गवर्नर जनरल रहते हैं उस टाइम, लॉर्ड डलहौजी, वो बोलते हैं कि अवध तो एक तरह का चेरी है। चेरी आप लोग समझते होंगे क्या है? चेरी एक फल है, तो मतलब उसको कंपेयर किया गया कि एक चेरी है जो किसी दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, ठीक है? और फिर 5 साल बाद क्या किया जाता है, उसके 5 साल बाद, स्टेटमेंट के 5 साल बाद, कि 1856 में क्या होता है कि किंगडम जो है वो फॉर्मली अनेक्स कर लिया जाता है। मतलब इस स्टेटमेंट के 5 साल बाद वो पूरी तरह कैप्चर कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स जो है पूरी तरह इसको कैप्चर कर लेते हैं और ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना लेते हैं। अब इसका जो अवध को जो ये लोग कैप्चर करते हैं, वो कुछ स्टेज वाइज में होता है। तो क्या होता है कि 1801 में 1801 में सब्सिडरी अलायंस ये लोग प्लेस कर देते हैं। अभी हम लोग देखें सब्सिडरी अलायंस क्या है, तो उसको ये लोग अवध में लागू कर देते हैं। और इसके टर्म के अनुसार नवाब को अपने मिलिट्री को डिस्बैंड करना था, मतलब हटाना था, और ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स को प्लेस करना था किंगडम के अंदर, और उनके अनुसार उनके एडवाइस पे काम करना था, ठीक है? उनके एडवाइस पे काम करना था, ठीक है? और हु वाज नाउ टू अटैच्ड टू द कोर्ट, ठीक है? यानी जो भी वो कहें, ब्रिटिशर्स जो भी कहें उसके अनुसार इनको काम करना था। और डिप्राइव्ड ऑफ हिज आर्म फोर्स, नवाब
became increasingly dependent upon the British to maintain law and order within the kingdom। अब देखिए किस तरह इसको नवाब जो थे वहाँ के अवध के उसको कमज़ोर किया जाता है। अब क्योंकि उनकी मिलिट्री हट गई, ठीक है? अब ये लोग पूरी तरह जो वहाँ के नवाब थे पूरी तरह डिपेंड हो गए ब्रिटिशर्स के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? पूरी तरह डिपेंड होंगे, ठीक है? और क्या होता है कि अब जो नवाब है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते थे जो चीफ्स और तालुकदार थे, मतलब जो चीफ रहते थे, चीफ्स और तालुकदार थे नवाब के नीचे आते थे ये लोग मतलब चीफ्स और तालुकदार का ना टॉपिक एकदम अलग है। तो ये जमींदारी सिस्टम में आएगा तो वो अभी हम लोग कवर नहीं करने जा रहे हैं। तो ये जो चीफ और तालुकदार हैं ये लोग क्या हो जाते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा अब क्या करने लगते हैं, इसका फ़ायदा उठाने लगते हैं, आप कह सकते हैं। तो ये पूरी तरह फ़ायदा उठाने लगते हैं इसका। अब क्या होता है आगे देखिए, आगे ये होता है कि जो ब्रिटिश जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं अवध को कैप्चर करने के लिए। क्यों होते हैं आप? अचानक से उनका इंटरेस्ट क्यों बढ़ जाता है? तो ऐसा इंटरेस्ट उनका इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो वहाँ की सॉइल थी, वो बहुत ही अच्छी थी, गुड थी फॉर इंडिगो एंड कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है? इंडिगो और कॉटन के कल्टीवेशन के लिए अवध का जो सॉइल था वो एक नंबर था, ठीक है? एंड द रीजन वाज़ आइडियली लोकेटेड लोकेटेड टू बी डेवलप्ड इनटू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया। और ये जो रीजन था अवध, ये बहुत सही जगह पे लोकेटेड था जहाँ पे उसको मार्केट के रूप फॉर्म में यूज़ किया जा सके, ठीक है? तो इस रीज़न की वजह से ब्रिटिशर्स अचानक से अपना इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं कि नहीं अब हमको कैप्चर करना है अवध को। अब इसके बाद क्या ये लोग करते हैं कि 1850 में 1850s में 1850s में क्या करते हैं, जितने भी मेजर एरिया थे इंडिया के ये ऑलमोस्ट कैप्चर कर चुके थे ब्रिटिशर्स, ठीक है? चाहे वो मराठा का लैंड हो, चाहे वो दोआब रीजन हो, चाहे वो कर्नाटक रीजन हो, कर्नाटक वाला पार्ट हो, चाहे वो पंजाब बंगाल हो, सब जगह वो कैप्चर कर चुके थे, बस अवध बचा था। एंड द टेक ओवर ऑफ अवध इन 1856 वाज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट अ प्रोसेस ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन, ठीक है? तो और ये बोला जा रहा था कि जब ये लोग अवध कैप्चर कर लेंगे 1856 में तो पूरी तरह जो है इनके अंदर बहुत मतलब एक तरह से आप कह सकते हो पूरा बहुत सारा टेरिटरी इनका एनेक्स हो जाएगा, पूरा इनका कंप्लीट टेरिटरी एनेक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और इसी के साथ ये लोग क्या करते हैं कि जो नवाब वाजिद अली शाह है, इनको क्या करते हैं ये लोग, इनके थ्रोन से हटा देते हैं और इनको जेल में भेज देते हैं ऑफ कोलकाता, ठीक है? कलकत्ता के जेल में इनको डाल देते हैं, ठीक है? ऑन द प्ली दैट द रीजन वाज बीइंग मिसगवर्न। और क्या बोला जाता है इनको जेल में डाल के, नवाब वाजिद अली शाह को जेल में डाल के ये बोला जाता है क्योंकि ये जो है अपने रीजन को अच्छे से नहीं गवर्न कर पा रहे थे, अपने रीजन को अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इनको हम लोग जेल में डाल रहे हैं। अब ये रीजन दिया गया था उनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है? अब आगे देखते हैं अब जो लोग हैं वो कैसे रिएक्ट किए। तो लोग जो हैं ब्रिटिशर्स तो सबसे पहले ये सोचे थे कि नवाब वाजिद अली शाह को जो वो जेल में डाल रहे हैं वो अनपॉपुलर है, मतलब लोग उनको लाइक नहीं करते हैं, जो उनके रूलर है उनको लाइक नहीं करते हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स सोचते थे। लेकिन इसका उलट हुआ, उनको बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता था अपने लोगों से, ठीक है? और यहाँ तक कि वो जब उनको ले जाया जा रहा था कलकत्ता को, तो क्या हुआ कि बहुत लोग इनको फॉलो करते आए अप टू कानपुर, कानपुर तक इनको फॉलो किया गया और इनके लिए गाना गाया गया, ठीक है? मतलब नवाब के जाने से ऐसा लग रहा था कि अवध में कुछ चीज का लॉस हो गया है, ठीक है? और ये बहुत ही सारे उस टाइम के जो ऑब्जर्वर थे उनके द्वारा ये रिकॉर्ड किया गया था और उसमें से एक ऑब्जर्वर ये भी कहे थे कि जो ऐसा लग रहा है नवाब के जाने से कि जो लाइफ है हमारा चला गया है बॉडी से, मतलब जो हमारा बॉडी है उसके अंदर से हमारा लाइफ चला गया है, ऐसा बोला गया था। एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस, यानी जो अवध है उसका पूरा जो बॉडी है वो लाइफलेस हो गया है क्योंकि नवाब ही चला गया है, ऐसा बोला गया था। एंड देयर वाज नो स्ट्रीट एंड मार्केट एंड द हाउस व्हिच डिड नॉट वेल आउट टू क्राई एगनी इन सेपरेशन ऑफ जाने आलम, ठीक है? और उनका कहना ऐसा है, जो एक ऑब्जर्वर थे, मतलब ये ऑब्जर्वर थे जो नवाब के जाने के बाद ये सब लाइनें कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था मतलब कि हमारे बॉडी से लाइफ ही चला गया है और कोई स्ट्रीट ऐसा नहीं था जहाँ पे लोग रो नहीं रहे थे, ठीक है? मतलब हर एक स्ट्रीट में लोग रो रहे थे।
क्यों रो रहे थे? क्योंकि उनके जाने आलम चले गए थे, सेपरेट हो गए थे। जाने आलम कौन था? अवध अवध के जो रूलर थे। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है? और यहाँ तक कि एक फ़ोक सॉन्ग भी आया उसके ऊपर, और वो फ़ोक सॉन्ग क्या था? फ़ोक सॉन्ग ये था, अंग्रेज़ बहादुर आइन, मुल्क ले लीनो। यानी वो अपने ब्रिज लैंग्वेज में ये गाए हैं कि अंग्रेज़ बहादुर आए और हमारे मुल्क को ले लिए। ठीक है? द ऑनरेबल इंग्लिशमैन केम एंड टुक द कंट्री। ठीक है? ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। नाउ नेक्स्ट इज़, अब नवाब वाजिद अली शाह को रिमूव कर दिया गया, लेकिन इसका जो है बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा अवध के लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो वहाँ की कोर्ट, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह को ही ले गया गया, तो क्या हुआ कि वहाँ का जो कोर्ट था वो डिसॉल्यूट हो गया, मतलब खत्म हो गया, कोर्ट ही खत्म हो गया वहाँ का। जिसका मतलब ये था कि बहुत लोग जो काम करते थे उस कोर्ट में, जैसे म्यूजिशियन हो गए, डांसर हो गए, पोएट, आर्टिशियन, कुक्स, ये सारे लोग अपने लाइवलीहुड को खो बैठे। ठीक है? जो ये लोग काम करते थे वो खो बैठे इसको। ठीक है? और फिर उसके बाद यही नहीं हुआ। ठीक है? तो ये तालुकदार्स के पावर को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पहले तो पावर्स क्या थे तालुकदार्स के, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इनके पास बड़े-बड़े फोर्ट्स हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, आपके किले हुआ करते थे। और यही नहीं, इनके पास जो है ये लोग आर्मी को भी अपने पास रखते थे। ठीक है? और बहुत सारे और भी फोर्ट्स, किले बनाते थे। ठीक है? और इनको मतलब कुछ ऑटोनॉमी दिया गया था, कुछ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दिया गया था नवाब के द्वारा। ठीक है? जब और बदले में जब तक मतलब ये तब तक नवाब के अंदर रह सकते हैं इस तरह से, जब तक वो उनका सुज़रैनिटी का मतलब जब तक उनको अपने से बड़ा ना मान लें। ठीक है? और इसके बदले में क्या करना पड़ता था, इतने सारे चीज़ आप एन्जॉय कर रहे हैं भाई ताल्लुकदार, तो बदले में तो कुछ तो इनको करना पड़ता होगा नवाब के लिए। तो इनको क्या करना पड़ता था, इनको पे करना पड़ता था रेवेन्यू, यानी कुछ पैसे देने पड़ते थे तालुक्स के फॉर्म में। ठीक है? अपने नवाब को। ठीक है? ये लोग अपने वो जो रेवेन्यू दे रहे थे उसको तालुक्स बोलते थे। ठीक है? और कुछ बड़े तालुकदार जो थे उनके पास 12,000 फुट सोल्जर्स हुआ करते थे। ठीक है? और जो सबसे छोटे तालुकदार होते थे अवध में, उनके पास कम से कम 200 तो हुआ करते थे, मतलब फुट सोल्जर्स रखते थे। और ब्रिटिश जो है वो नहीं चाहते थे कि जो ये तालुकदार्स है वो इतना पावर होल्ड करके रखे। तो इनको पावर से कैसे, मतलब किस तरह इनको डिसमेंटल किया जाता है, किस तरह इनको हटाया जाता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही ये लोग अनेक्स करते हैं अवध को, तो तालुकदार को जो है डिसआर्म किया जाता है, उनके फोर्ट्स को जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है। सबसे पहले डिसआर्म का मतलब इनके पास जितने भी आर्मी रहते हैं उनसे छीन लिया जाता है, इनके जो किले हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और ब्रिटिशर्स जो है एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाते हैं फर्दर, ताकि इनके पोजीशन को जो है, पोजीशन और अथॉरिटी को और कम किया जा सके, तालुकदार्स के पोजीशन और अथॉरिटी को। तो जो पहला चीज़ जो ब्रिटिशर्स करते हैं पावर में आने के बाद, वो लाते हैं ये लोग समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। और ये किस लिए आता है? ये तालुकदार्स के पावर को कम करने के लिए। अब ये समरी सेटलमेंट क्या था? इसके बेसिस पे तालुकदार्स इसके बेसिस पे ये माना गया कि तालुकदार्स जो थे वो इंटरलोपर्स थे। इंटरलोपर्स मतलब बिचौलिए थे, जिनका कोई परमानेंट स्टेक नहीं था इन लैंड, मतलब कोई इनका परमानेंट हक नहीं बनता था जमीन के ऊपर। ठीक है? दे होल्ड ओवर द लैंड थ्रू फोर्स एंड फ्रॉड्स, यानी इसमें ये माना गया कि ये फ्रॉड करके और जबरदस्ती ये लोग लैंड को होल्ड करके रखते हैं। फिर समरी सेटलमेंट जो है, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स लाए गए, जिसका मेन मोटिव ये था कि जो तालुकदार्स हैं उनको रिमूव किया जाए वेरेवर पॉसिबल, मतलब जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो वहाँ इन ताल्लुकदार्स को हटाया जाए। ठीक है? और फिगर ये शो किया जाता है, मतलब फिगर्स जो थे पहले, ये बताते हैं कि जो प्री ब्रिटिश टाइम था, मतलब प्री ब्रिटिश टाइम इन द सेंस जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे अवध में, तो 67% जो है लैंड जो है वो ताल्लुकदार होल्ड करते थे। ठीक है? बेसिकली ये ताल्लुकदार लैंड नहीं होल्ड करते थे, ये विलेजेस होल्ड करते थे। इनके अंदर बहुत सारे गांव रहते थे। ठीक है? तो 67% ब्रिटिशर्स के आने से पहले इनके अंदर 60%, 67% जो पार्ट था अवध का, वो आप कह सकते हो, या 67% जो गांव थे वो ताल्लुकदार के अंदर आते थे। ठीक है? लेकिन अब जब समरी सेटलमेंट आया,
तो इसको 38% कर दिया गया। ठीक है, अब 38% जो गांव है वो तालुकदार के अंदर थे, और तालुकदार जो थे सदर्न अवध के, वो सबसे ज्यादा बुरी तरह से हिट किए गए थे इस समरी सेटलमेंट से, जिसमें से क्या किया गया, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेज दे हैड प्रीवियसली है। यानी जो सदर्न जो अवध के जो सदर्न अवध था, अवध का जो सदर्न पार्ट था, वो उसको सबसे ज्यादा हिट किया गया था। जो सदर्न अवध था हमारा, वहां के तालुकदार को ज्यादा नुकसान हुआ, वो लोग ज्यादा अपने विलेजेस को गंवाए। कि तालुकदार को तो हटा दिए, तो तालुकदार को हटाने के बाद का लॉजिक क्या दिए कि उसको हटाने के बाद हम एक्सप्लॉयटेशन को कम कर रहे हैं, जो पीजेंट्स को लूटा जाता था उसको कम कर रहे हैं, और स्टेट के रेवेन्यू को और भी ज्यादा बूस्टअप कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हुआ भी कि स्टेट का रेवेन्यू जनरेट हुआ अच्छा, लेकिन पीजेंट के ऊपर बर्डन बढ़ता गया। ठीक है, और एक तरह से आप कह सकते हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, मतलब वैसा नहीं हुआ जैसा वो रेवेन्यू ऑफिसर कह रहा था। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब वहाँ के पीजेंट्स क्यों नहीं खुश होते हैं अवध से, क्योंकि वो अब देखें तो वो लोग क्या किए, ब्रिटिशर्स क्या किए, तालुकदार को तो हटा दिए, तो पीजेंट्स को तो खुश होना चाहिए क्योंकि जो एक्चुअल ओनर है अब उनको वो लैंड मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? तो ऑफिशियल्स क्या है, ऑफिशियल्स ये फाउंड किए कि जो लार्ज एरिया थे अवध के जो बहुत सारे ऐसे एरिया थे, वो जो है ओवर असेस्ड है। ओवर असेस्ड यानी उनके ऊपर अच्छे से टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। ऑफिशियल्स को ये लगा, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, इसलिए वो लोग क्या किए कि जो रेवेन्यू डिमांड था कुछ जगह में, वो इंक्रीज कर दिए 30 से 70%। सोचिए 30% से टैक्स 70% को कर दिए वो। ठीक है, 30 से 70% तक वो बढ़ा दिए, सॉरी आई एम सॉरी, 30 से वो 70% बढ़ा देते हैं कुछ जगह पे। सोचिए कितना बड़ा बर्डन है एक पीजेंट पे। Thus neither talukdars nor peasants had any reason to be happy with the annexation. So ना ही तालुकदार्स और ना ही पीजेंट्स को कोई रीजन था खुश होने का, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ तालुकदार्स अभी भी थे। ठीक है, आधे तालुकदार्स को तो हटा दिया गया, ठीक है, बहुत सारे तालुकदार्स को हटा दिया गया, लेकिन कुछ जो तालुकदार्स बच्चे थे वो भी खुश नहीं थे, और ना पीजेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं खुश होंगे, उनको अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब जो प्री ब्रिटिश टाइम में जो थे तालुकदार्स तो थे एक तरह से, क्योंकि जो तालुकदार्स के अंदर पीजेंट्स आते थे ना, पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ता था तालुकदार्स को। अब इनको क्या करना पड़ रहा है, पीजेंट्स को डायरेक्टली टैक्स देना पड़ रहा है, किसको, ब्रिटिशर्स को। तो प्री ब्रिटिश ब्रिटिश टाइम में जो था, मतलब ब्रिटिश टाइम के आने से पहले जो तालुकदार्स थे वो ऑपरेसर थे। ऑपरेसर यानी वो उनको लूटते थे पीजेंट्स को, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा भी हुआ कि वो उनके फादर फिगर के रूप में उभर के आए। ठीक है, दे एक्सेप्टेड अ वैरायटी ऑफ ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स बट वेयर ऑफन कंसिडर्ड इन द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, वो भले ही उनसे लूटते थे बांटते थे, वो अलग बात है, लूटते थे वो लोग, लेकिन क्या हुआ कि जब जरूरत की समय आती थी तो उनको उनके वो फादर के रूप में उभरते थे, उनके जो ड्यूज हैं उनको वो माफ भी कर देते थे। लेकिन अब ब्रिटिश के टाइम में क्या हुआ कि पीजेंट जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो गए सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, और उनको ओवर असेस किया जाता था रेवेन्यू से, मतलब ज्यादा उनसे पैसा मांगा जा रहा था, ज्यादा टैक्स मांगा जा रहा था, ज्यादा डिमांड था ब्रिटिशर्स का, और वो एकदम इनफ्लेक्सिबल मेथड था कलेक्शन का। ठीक है, उनके लिए इनफ्लेक्सिबल मेथड था, चुका नहीं पा रहे थे वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिमांड किए थे, कितना 30 से 40% तक बढ़ा दिया गया था। और इसके अलावा देयर वॉज नो लॉन्गर एनी गारंटी दैट इन द हार्डशिप ऑफ क्रॉप फेल्यूर द रेवेन्यू डिमांड द स्टेट वुड बी रिड्यूस्ड और कलेक्शन पोस्टपोन्ड, और दैट इन टाइम ऑफ फेस्टिविटीज the peasants would get a loan and support from the talukdar had earlier provided. So ये भी कोई गारंटी नहीं था कि अगर मान लीजिए कि वो लोग अवध के जो पीजेंट्स है वो खेती कर रहे हैं, कुछ क्रॉप उगा रहे हैं, अब बारिश नहीं हुआ, क्रॉप नहीं उगा, तो उस टाइम उनको माफी मतलब उनका टैक्स को छोड़ा जाएगा, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं था। और लेकिन क्या था, जब तालुकदार थे तो ऐसा जब वो कंडीशन देखते थे कि हाँ भाई बारिश नहीं हुआ इस साल, तो टैक्स हम लोग नहीं लेते हैं, या फिर लेते भी है तो कम लेते हैं, तो वो हो जाता था तालुकदार के टाइम। लेकिन अब ब्रिटिशर्स के टाइम ऐसा नहीं हो रहा है, और ना ही इनको अब लोन भी मिलना जो है मुश्किल हो गया था। तो ये सब हो रहा था पीजेंट्स के साथ, जिसके वजह से पीजेंट्स खुश नहीं थे। अब सिपॉइज क्यों नहीं खुश थे अवध में? तो सबसे पहले जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अवध है, अवध को बोला जाता था नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी।
बंगाल आर्मी का नर्सरी बोला जाता था। मतलब जितने भी लोग बंगाल आर्मी में जाते थे, यानी ब्रिटिश आर्मी में आप कह सकते हैं, जितने भी लोग जाते थे मैक्सिमम अवध से जाते थे। ठीक है? तो जो वहाँ के पीजेंट्स थे, तो बेसिकली यहाँ के जो अवध के जो बेटे जाते थे, तो वो बेसिकली उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, फार्मर का था या पीजेंट्स का था। तो वो लोग जानते थे कि उनके गाँव में क्या हो रहा है, उनसे कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है। ठीक है? उनके ऊपर कितना प्रेशर है गाँव में, हाँ, उनके फैमिली के ऊपर। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ जो है एक तरह से मेंटल प्रेशर देता था उनको, जब वो बंगाल आर्मी के पार्ट रहते थे। मतलब ये जो ग्रीवेंसेस हैं, वो कैरी आउट किए वो अपने सिपाही लाइन्स में। ठीक है? दूसरा जो है, सिपॉइज़ को कंप्लेन था कि उनको पैसा कम मिलता था और उनको लीव भी बहुत कम मिलता था, डिफ़िकल्टी होती थी लीव लेने में और पैसा भी बहुत लो था। और फिर तीसरा जो था, वो था कि रिलेशनशिप अचानक से खराब होने लगे थे। ठीक है? व्हाइट ऑफ़िसर्स जो थे, वो पहले क्या थे, अच्छे से उनके साथ हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। 1820s में क्या था कि एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे थे। हर लेज़र एक्टिविटीज़ में, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो शूटिंग हो, हर चीज़ में वो लोग इंडियन सिपॉइज़ के साथ अच्छे से बिहेव करते थे। लेकिन जो है 1840s के बाद जो है हर चीज़ चेंज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है? क्या होने लगा गया कि वो लोग अब्यूज़ करने लगे, फिज़िकल वायलेंस करने लगे इंडियंस के ऊपर, इंडियन सिपॉइज़ को। ठीक है? उनको अपशब्द बोलने लगे, उनको रेसिज़्म के ऊपर बोलने लगे। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे 1840s के बाद। ठीक है? और फिर यही नहीं, फिर जो मेन जो कॉज़ था, जो ग्रीस्ड का कार्ट्रिजेस का था, जो इमीडिएट कॉज़ बना, ये तो बूस्ट अप दे दिया। मतलब एक कह सकते हैं ना, आग में घी डालने वाला काम। तो ये ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस वाला एपिसोड एकदम इसको बूस्ट अप कर दिया गया, क्योंकि जो भी लोग अवध से जाते थे, मेनली अवध में ब्राह्मण्स थे और अपर कास्ट थे। तो ये लोग जो है, ये मतलब ये ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस वाला एपिसोड बेसिकली इसको बूस्ट अप दे देता है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो अवध से जाते थे लोग, वो ब्राह्मण्स या फिर अपर कास्ट से बिलॉन्ग करते थे। ठीक है? तो सो अवध के कुछ एरिया में जो तालुकदार्स थे आपके, और भी जो पीजेंट्स थे, वो सब एक साथ आ गए और वो लोग जो है नवाब जो है अवध के, उनका साथ देने लगे। ठीक है? और क्योंकि नवाब उस टाइम जेल में थे, तो उनकी जो वाइफ थी वो फाइट को कैरी आउट कर रही थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। दैट इज़, उनकी वाइफ का क्या नाम था, बेगम हज़रत महल। तो ये बेगम हज़रत महल जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी, तो इनका साथ दे रहे थे वहाँ के तालुकदार्स और आपके पीजेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज़, बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास क्यों कुछ सबूत नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिबेलियन। रिबेलियन यानी जो सिपाही जो थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स थे, उन उनके उनके मतलब उनका क्या ख़्यालात था, क्या वो सोचते थे ब्रिटिशर्स के प्रति, उनके उनके उनका हमारे पास पर्सपेक्टिव क्यों नहीं है? तो उसका रीज़न दिया गया है, क्योंकि इल्लिटरेसी उस टाइम लोगों में कॉमन थी। इस वजह से हमारे पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं है फ्रॉम द रिबेलियन साइड। रिबेलियन साइड मतलब वो क्या सोचते थे फॉर ब्रिटिशर्स, ऐसा हमारे पास कुछ सबूत नहीं है। बस 2 चीज़ है, एक प्रोक्लेमेशन है, एक इश्तिहार है, जो वो लोग इश्यू करते थे। ठीक है? और ये प्रोक्लेमेशन और इश्तिहार में क्या रहता था, वो हम आगे देखते हैं। तो प्रोक्लेमेशन और इश्तिहार में क्या-क्या रहता था, तो सबसे पहले प्रोक्लेमेशन और इश्तिहार जो रिबेलियन जारी करते थे, उसमें वो यूनिटी का बात करते थे, हिंदू-मुस्लिम यूनिटी होना चाहिए, हिंदू-मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए। ठीक है? और जो प्रोक्लेमेशन जो इश्यू होता था, वो बहादुर शाह के नाम पे इश्यू होता था और ये बोला जाता था कि हमें फाइट को जॉइन करना पड़ेगा मोहम्मद और महावीर के नाम पे। मोहम्मद आप जानते ही हैं, महावीर। ठीक है? तो ये दोनों के नाम पे हमें फाइट को जॉइन करना होगा। ये यूनिटी का प्रोक्लेमेशन इश्यू होता था। मतलब जो प्रोक्लेमेशन और इश्तिहार जारी होता था, उसमें ये लिखा रहता था। दूसरा, ये चाहते थे जो रिबेलियन की जो सिंबल ऑफ ऑपरेशन वो खत्म हो जाए, सिंबल ऑफ ऑपरेशन खत्म हो जाए, यानी ब्रिटिश राज को खत्म कर दिया जाए। तीसरा, वो चाहते थे कि प्री ब्रिटिश एरा को इस्टेब्लिश किया जाए, और जो है पावर मुगल्स के पास रहे। यानी वो चाहते थे कि जो हमारा ब्रिटिश एरा जो है वो खत्म हो जाए, जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं वो खत्म हो जाए और वापस से मुगल्स जो है वो हमारे ऊपर रूल करने लगे। वो चाहते थे ये। और आखिरी जो वो चीज़ चाहते थे, वो है कि वो चाहते थे कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बने,
ठीक है? इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी इक्वल सोसाइटी बने, जहाँ पे और उसके अलावा क्या है, और प्रोक्लेमेशन में ये बताया गया है कि वो चाहते थे कि हर एक सोशल ग्रुप को यूनिफाई किया जाए, यानी यूनाइट किया जाए, जो फिरंगी के राज के अगेंस्ट जो लड़ाई छिड़ी हुई है, उसके अगेंस्ट हम लोग अच्छे से लड़ पाएँ। ठीक है? तो ये सारा चीज़ जो है रिबेलियन चाहते थे, और ये हमें कैसे पता चलता है? प्रोक्लेमेशन और इश्तिहार के ज़रिए। अब हम रिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे। रिप्रेशन मतलब कैसे अब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया है ये पूरे रिवॉल्ट को। तो सबसे पहले वो लोग क्या किए? मार्शल लॉ लागू कर दिए। अब मार्शल लॉ क्या था कि सबसे पहले अपने ट्रूप्स को भेजने से पहले नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिशर्स ने पास किया बहुत सारे लॉज को, जो इनको हेल्प करता ये ब्रिटिशर्स मतलब ये रिवॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है? और ये एक्ट कब पास किए गए थे? मई और जून में 1857 में। और इसमें क्या था कि इसमें क्या किया गया था कि होल नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया को मार्शल लॉ के अंदर रख दिया गया। ठीक है? और मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे, इवन जो आम ब्रिटिशर्स थे, उनको एक पावर दे दिया गया इस लॉ के अंतर्गत अंतर्गत कि वो लोग कोई भी इंडियंस को जो उनको लगता है कि सस्पेक्ट है रिबेल का, मतलब उनको लग रहा है कि ये पर्सन जो है रिबेल करवा रहा है, मतलब रिवॉल्ट में शामिल है या करवा रहा है उसको, तो उसको वो लोग पनिश कर सकते थे। ठीक है? इन अदर वर्ड द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वाज सस्पेंडेड। इसका मतलब ये था कि जो नॉर्मल वे में, मतलब जब नॉर्मली जो कोर्ट लगता था, वो पूरी तरह सस्पेंड हो गया है, और ये छोड़ दिया गया है आम ब्रिटिशर्स के ऊपर और मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर। वो उनके ऊपर छोड़ दिया गया है, और वो जिसको वो चाहे वो जो इंडियंस को चाहे, जो उनको उनके आंखों के नज़र में सस्पेक्ट है, उसको वो सजा दे सकते हैं। ठीक है? और सजा केवल एक थी, जो कि थी डेथ की पनिशमेंट। डेथ यानी सीधे मौत का पनिशमेंट था। Now, armed with this newly enacted special laws, and the reinforcement brought from Britain, the British began to the task of suppressing the revolt. अब ये जो रिवॉल्ट फैली थी, ये लॉ लाने के बाद और जो स्पेशल हेल्प मंगवाने के बाद ब्रिटेन से, अब ये लोग स्टार्ट कर दिए इसको सप्रेस करना है। ये जो आपका रिवॉल्ट फैला था, इसको सप्रेस करना, अब ये स्टार्ट कर दिए। अब सबसे पहले ये कैसे दिल्ली को कंट्रोल करते हैं, दिल्ली को वापस से कैसे कंट्रोल में लाते हैं? तो जैसा कि हम लोग शुरुआत में देखे थे, दिल्ली में क्या होता है कि जब ये रिवॉल्टर्स जब मेरठ से जाते हैं दिल्ली, तो वो इन्फॉर्म करते हैं बहादुर शाह जफर को कि वो दिल्ली को आज़ाद करवा चुके हैं। ठीक है? फ्री करवा चुके हैं ब्रिटिशर्स से। तो अब उस दिल्ली को ये लोग वापस कैसे कंट्रोल में लेते हैं? तो सबसे पहले उसको उसके ऊपर जो है दो साइड से अटैक किया जाता है। टू फ्रंट अटैक होता है दिल्ली के ऊपर से। एक जो है कोलकाता, जो कलकत्ता साइड से जो है आर्मी चलती है नॉर्थ इंडिया की तरफ, यानी जो साउथ दिल्ली के साउथ से अटैक किया जाता है, और जो दिल्ली के साउथ से अटैक होता है, जितने भी आर्मी है वो कलकत्ता से आते हैं। ठीक है? अटैक करने के लिए। और जो दूसरा अटैक किया जाता है, टू फ्रंट अटैक होता है ना दिल्ली के ऊपर, तो जो दूसरा फ्रंट अटैक होता है वो पंजाब से अटैक होता है। ठीक है? पंजाब जो है वहां से दूसरा फ्रंट अटैक होता है, सेकंड फ्रंट अटैक होता है। ठीक है? और इससे वो लोग चाहते थे कि वो आसानी से कॉन्क्वेयर कर सकेंगे दिल्ली को। और लेकिन जो ब्रिटिश के अटेम्प्ट्स थे दिल्ली को कॉन्क्वेयर करने का, वो स्टार्ट हुआ था जून 1857 में। कब हुआ था? जून 1857 में वो लोग अपना स्टार्ट किए थे। लेकिन ये कब कंट्रोल में आया? सितंबर तक कंट्रोल में आया। सोचिए, सितंबर तक कंट्रोल में लाए, और ऊपर से दिल्ली के ऊपर टू फ्रंट अटैक ये लोग करवाए थे। ठीक है? सितंबर में फाइनली ये लोग कैप्चर करते हैं, और फाइटिंग जो होता है उसमें दोनों तरफ से हेवी लॉसेस होते हैं। ठीक है? एक रीजन ये था कि इतना टाइम क्यों लगा, जून में वो लोग भेजे थे अटैक करने के लिए, मतलब जून में अटैक स्टार्ट होता है, और कंट्रोल में कब दिल्ली आता है पूरी तरह? सितंबर में। तो ऐसा क्यों होता है कि इतना टाइम लग जाता है? तो एक रीजन ये बताया जाता है कि जितने भी रिबल्स थे, जितने भी रिबेलियन थे, नॉर्थ इंडिया के जितने भी रिबेलियन थे, वो सब दिल्ली चले गए थे ताकि वो अपने कैपिटल को डिफेंड कर सके। एक रीजन ये बताया जाता है। अब ये दिल्ली का बात हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये रीजन बेसिकली हमारा, ये पूरा रीजन, ये इसको अवध बोलते हैं। यहाँ वाले रीजन पूरा अवध बोलते हैं। ये रीजन को हम अवध बोलते हैं, और दिल्ली आपका यहाँ है। और क्या हुआ था कि यहाँ कलकत्ता से
कलकत्ता से एक आर्मी यहाँ से चलती है, मतलब एक कंटीजेंट यहाँ से आपका अटैक करता है और दूसरा पंजाब साइड से। तो 2 फ्रंट अटैक किया जाता है दिल्ली के ऊपर और तब जाके इसको कंट्रोल में लिया जाता है। तो ये दिल्ली का आप देख सकते हैं, ठीक है? और मेरठ से आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हो मेरठ यहाँ पे है, तो इस जगह से आपका जो है सबसे पहले जो है स्टार्ट हुआ था म्यूटिनी। नाउ अब हम बात करते हैं गंगेटिक प्लेन कैसे कंट्रोल में आया। गंगेटिक प्लेन इन द सेंस जो आपका अवध वाला रीजन था वो सब कैसे कंट्रोल में आया। तो इन गंगेटिक प्लेन्स टू प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश रिकॉन्क्वेस्ट वाज स्लो। तो क्या हुआ कि जो गंगेटिक प्लेन था आपका, वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो वापस से कॉन्क्वायर कर रहे थे सारी जगह को, वो बहुत ही स्लोली वो कॉन्क्वायर कर रहे थे। द फोर्सेस हैड टू रिकॉन्क्वायर द एरिया विलेज बाय विलेज। उनको विलेज बाय विलेज कॉन्क्वायर करना पड़ रहा था, इस वजह से उन्हें लेट हो रहा था कॉन्क्वायर करने में, ठीक है? और जो कंट्री साइड और जो पीपल थे अराउंड देयर वाज वेरी हॉस्टाइल, ठीक है? तो वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ही हॉस्टाइल थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे बहुत ज़्यादा। एज सुन एज दे बिगेन देयर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, British realized that they were not dealing with a mere mutiny but an uprising that had huge popular support। और जैसे ही वो लोग काउंटर इंसर्जेंसी स्टार्ट किए, मतलब वापस से रिकॉन्क्वायर करना स्टार्ट किए, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि वो एक मामूली म्यूटनी से नहीं डील कर रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसा मूवमेंट से डील कर रहे हैं जिसको बहुत ही सपोर्ट मिला है लोगों से, ठीक है? और अवध में अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें अवध को, तो वहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था फोर्सिथ। फोर्सिथ ये बताए थे कि 3/4 ऑफ दी, मतलब 3/4 हिस्सा जो था अडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज इन रिबेलियन। यानी जो अवध का बात करें तो वहाँ का 3/4 अडल्ट मेल पॉपुलेशन जो था वो रिबेल में शामिल हुआ था, रिवॉल्ट में शामिल हुआ था। और अवध को कब कंट्रोल में लाया गया? 1858 में। सोचिए 1858 में कंट्रोल में लाया गया था अवध को, आफ्टर प्रोट्रैक्टेड फाइटिंग, यानी बहुत ही भयानक फाइट होने के बाद ही अवध को कंट्रोल में लाया गया। नाउ ब्रिटिश यूज मिलिट्री पावर ऑन जाइजेंटिक स्केल, यानी बहुत बड़े पैमाने पे ब्रिटिशर्स ने अपना मिलिट्री पावर का यूज किया। बट दिस वाज नॉट ओनली द इंस्ट्रूमेंट दे यूज, मतलब यही एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसको वो लोग यूज किए, केवल मिलिट्री से ही वो लोग कंट्रोल में नहीं लाए, बल्कि बहुत सारे लार्ज पार्ट में, मतलब बहुत सारे पार्ट में उत्तर प्रदेश के वहाँ पे जो बड़े-बड़े लैंड होल्डर्स थे, ठीक है? बड़े-बड़े जो लैंड होल्डर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको ऑफर दिया गया कि आप यूनाइट हो जाइए हमारे साथ, ठीक है? ऐसा उनको ऑफर दिया गया और चाहते थे ब्रिटिशर्स ऐसा ऑफर देके कि वो जो है यूनिटी को ब्रेक कर सके, मतलब जो यूनिटी थी इनकी, जो यूनिटी थी, जो क्योंकि ये भी पार्ट ले रहे थे ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि इनको भी एक्सप्लॉइट किया गया था, ठीक है? तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे रिवॉल्ट में, तो इनकी यूनिटी को तोड़ना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है? कि अगर आप हमारा साथ दीजिएगा ना तो हम आपको वापस दे देंगे आपके लैंड को, ठीक है? और आपके जितने भी प्रॉपर्टी है, ठीक है? और बहुत सारे लैंड होल्डर्स जो है क्या किए, मर गए लड़ते लड़ते ब्रिटिशर से, और कुछ नेपाल भाग गए और कुछ मर गए बिकॉज ऑफ इलनेस एंड स्टारवेशन। जब वो भागे नेपाल तो वहां पे वो इलनेस और स्टारवेशन यानी भूख के कारण मर गए। तो सोचिए ऐसा था नेशनलिज्म उस टाइम का। नाउ अब हम कुछ पेंटिंग्स और कार्टून्स देखेंगे फ्रॉम ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से है ये पेंटिंग्स एंड कार्टून्स, जो ब्रिटिशर्स के, मतलब आप कह सकते हो जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है। सो आपका जो सबसे पहला पेंटिंग है ये है आपका रिलीफ ऑफ लखनऊ, इस पेंटिंग का नाम है। इसके आर्टिस्ट हैं थॉमस जॉन्स बार्कर और इसका ईयर है 1859। इसमें आपको दिखाया गया है ये जो 3 ब्रिटिश मैन यहाँ खड़े दिख रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है कि ये तीनों कैसे वापस लखनऊ को रिकैप्चर करते हैं, ठीक है? ये बेसिकली दिखाया गया है इस पेंटिंग में। नाउ नेक्स्ट पेंटिंग आप है, ये मेमोरियम नाम है इस पेंटिंग का। इसके आर्टिस्ट हैं जोसेफ नॉयल पैटर्न, ठीक है? इसको ईयर 1859 में बनाया गया है। इसमें देखिए आप देख सकते हो, इसमें आम ब्रिटिश वुमेन्स को किस तरह से लाचारी के रूप में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आपके रिबेलियन हैं जो आ रहे हैं गेट से, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, ये सिंपैथी के लिए बनाया गया है कि ब्रिटेन में इसके प्रति सिंपैथी बने।
इस जो पूरे रिवॉल्ट के ऊपर सिंपैथी बने, उसके लिए बेसिकली ये पेंटिंग डिज़ाइन की गई है। जो एंगर लाता है टुवर्ड्स ये रिवॉल्टर के अगेंस्ट और इनके प्रति सिंपैथी पैदा करता है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट पेंटिंग है, पेंटिंग का नाम केवल इसमें दिया हुआ है मिस व्हीलर, इसके बारे में और कुछ नहीं है, ठीक है, जानकारी हमारे पास। तो ये मिस व्हीलर का पेंटिंग है, जिसमें दिखाया गया है कैसे आम जो है ब्रिटेनियन, जो मतलब जो वुमेन है ब्रिटेन की, वो अपना कैसे रक्षा कर रही थी, ठीक है। सारे जो म्यूटिनियर जो भी आते थे, रिवॉल्टर्स म्यूटिनियर जो भी अटैक करने आते थे, वो लोग खुद जो है अपना सुरक्षा करती थी। तो इसमें बेसिकली वही दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट दिखाया गया वेंजेंस एंड रिट्रीब्यूशन, और ये पब्लिश हुआ था वहाँ की कोई पब्लिकेशन हाउस है जिसका नाम है पंच, ठीक है, उसमें ये पब्लिश हुआ था ये आपका पेंटिंग, और ये 12 सितंबर 1857 को पब्लिश हुआ था। इसमें ये दिखाया जा रहा है कैसे जब ब्रिटिशर्स जो हैं, जब वो जगह को सारे कैप्चर करना स्टार्ट किए, तो कैसे वो अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए सारे आम इंडियंस को कैप्चर कर रहे हैं। तो बेसिकली उसमें यही दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट पेंटिंग आप देख सकते हो, ये है वेंजेंस एंड रिट्रीब्यूशन, ये भी उसी का पार्ट है, और जिसमें ब्रिटिशर्स का मतलब आप कह सकते हो बदला दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स अपने बदला लेते हैं। ये पंच नाम के पब्लिकेशन हाउस में पब्लिश हुआ है, ईयर है इसका 1857। ये जो आप लायन देख रहे हो, इसको ब्रिटिशर्स का बताया गया है, ये ब्रिटिशर्स हैं, और ये जो है टाइगर जो है वो इंडियन है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, जो जिसको टाइगर अपने कह सकते हो कि आप वो अपने लेग्स में फँसाया हुआ है, ये ब्रिटिशर्स हैं, आम ब्रिटेन ब्रिटेन के लोग हैं, जिसको मतलब दिखाया गया है, ये जो है रिवॉल्टर हैं, इंडियंस ही हैं लेकिन ये रिवॉल्टर हैं, जो अपने पैर के नीचे इन्हें दबाए हैं, और ये ब्रिटिशर्स आ रहे हैं उसको कैप्चर मतलब उसको उसके रक्षा करने। तो ये दिखाया जा रहा है उनका बदला, कैसे वो बदला ले रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वो है एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर इन पेशावर, ठीक है, इसमें ब्लोइंग ऑफ गन्स दिखाया गया है। ये पब्लिकेशन इसका हुआ था लंदन न्यूज़ में 3 अक्टूबर 1857 को, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तोपें रखी हुई हैं बहुत सारे, और सामने जो है म्यूटिनियर को खड़ा करके उनके ऊपर तोप चलाया जा रहा था, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही पनिशमेंट को दिखाया गया, किस तरह पनिशमेंट देते थे ब्रिटिशर्स। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, ये पब्लिश हुआ था पंच में 24 अक्टूबर 1857। ये है कैनिंग, ठीक है। और ये कैनिंग को, ये पेंटिंग को बेसिकली क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि जो कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग जो है, वो क्या किए, ये जो इंडियन है आप देख सकते हो, ये इंडियन है, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग दिस इंडियंस, मतलब जो म्यूटनी के पार्ट थे वो इनको छोड़ रहे थे। तो बेसिकली इसमें वही बताया गया कि क्यों ये छोड़ रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था इस पेंटिंग को। नाउ देखिए, एक हमारी तरफ से भी है, हमारे मतलब आप कह सकते हो इंडियंस पर्सपेक्टिव से भी है, लेकिन ये बहुत लेट बना था, ठीक है? जो फ़िल्म और पोस्टर बनाए गए थे, इसमें रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया गया है एज़ अ मस्कुलाइन वॉरियर, ठीक है? आप देख सकते हो रानी लक्ष्मीबाई को, ये बहुत लेट बनाया गया था। बेसिकली ये हमारा जब देश आज़ाद हो गया था, या कह सकते हो जब आज़ादी के टाइम ये पेंटिंग बनाई गई थी, ठीक है? जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को आप देख सकते हो एक मस्कुलाइन वॉरियर के रूप में दिखाया गया है, ठीक है? और सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये बहुत ही फ़ेमस लाइन बोला था, जो बहुत इसके बाद ज़्यादा पॉपुलर हो गया था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये लाइन किसने बोला था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सो एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए अपने, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।